हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम जो 29 जनवरी को आपका जेईई मेन का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इनमें से आपको बताना है इनमें से कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ये वाला जो कंपाउंड है वो ये है, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, देखिए जो ये फाइल वर्ड है इसका मतलब होता है लविंग, ओके। और जो न्यूक्लियो है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि इसका मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अभी न्यूक्लियस को कैसे लव करेंगे, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस में आपका होता है प्रोटॉन और आपका होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपका जो है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कौन, निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज वाले कौन होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होंगे, या तो इनके पास लोन पेयर हो, ठीक है, या फिर पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो दिस स्पीशीज शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। जब ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तभी ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है इसमें जो ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले आता है आपका अमोनिया। आप अमोनिया को देखेंगे तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लोन पेयर होता है। तो वो बिल्कुल पहली कंडीशन बिल्कुल है कि लोन पेयर है, तो यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो यस दिस दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। फिर आपका PHSH, अगर इस S की जगह आपका ऑक्सीजन हो तो आपको पता है ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये फिनॉल है। और सिंस यहाँ S आ गया, जहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं, उसके आगे थायो लगा देते हैं, बाकी सब सेम रहता है, तो ये हो गया थायोफिनॉल। और इस स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे तो सल्फर पे क्या होता है, सल्फर पे आपके लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर है सिंस सल्फर पे, तो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। फिर आपका अगला जो इसमें मेंशन है, अगला आपका मेंशन है ये, ठीक है, इसका नाम है आपका डाई मिथाइल सल्फाइड। इसका क्या नाम है, डाई मिथाइल सल्फाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो सल्फर ऐसे और आपके 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे, तो यस सल्फर पे आपके 2 लोन पेयर्स हैं, तो यस इट ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। फिर आपका उससे अगला है आपका इथीन। तो इथीन में आपका क्या है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की वजह से ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यस इस बॉन्ड की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और ये जो आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड होते हैं, ये आपके कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये आपके देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आएगा क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ये उसके पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के पास, और आपका क्या बनाएंगे, एक अलग कंपाउंड बनाएंगे। तो ऐसी जो स्पीशीज होती है वो क्या देती हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं। फिर अगला है OH माइनस। देखिए एक तो इस पर निगेटिव चार्ज और ऊपर से पता है आपको इसके पास लोन पेयर भी होते हैं, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। फिर आपका आता है H3O पॉजिटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, H3O पॉजिटिव को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि किस तरह काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये काम करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। मतलब इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। फिर अगला आ जाता है आपका CH3 CO, ये तो आपका एसीटोन है। ऑक्सीजन, और देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा, ऑक्सीजन को देख के लगेगा कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन नहीं। जो कार्बोनिल जो आपका ग्रुप है इसका जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ये प्राइमरी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह तो काम करता है बट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बनेगी। तो ये प्राइमरी जो रिएक्शन देगा वो आपकी क्या देगा,
न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड रिएक्शन देगा। यहाँ पे कौन अटैच होगा? न्यूक्लियोफाइल। और ऑक्सीजन जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो प्राइमरी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो आपका एसीटोन इस कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर आपका लास्ट जो कंपाउंड दिया है ये, इसको हम बोलते हैं, देखिए जब कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में होता है तो उसको हम इमीन बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह होता है ऐसे। तो जो यहाँ पे कार्बन, ये वाला कार्बन है, तो जो ये वाला कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ये प्राइमरी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्पीशीज है वो कितनी हुई? देखिए ये करेगा सल्फर की वजह से, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा और ये नहीं करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हुई आपकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द पी ब्लॉक आयंस आर गिवन बिलो। देखिए इसमें ये सब कुछ आयंस है, इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी है। आपको बताना है इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी किसकी है। तो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी उसी की ज़्यादा होगी जो जितनी जल्दी क्या हो जाए, खुद रिड्यूस हो जाए। खुद तो रिड्यूस हो जाए, जब खुद रिड्यूस होगा तो तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो और खुद कौन सा रिड्यूस होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो, यानी सबसे पॉजिटिव हो। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा रिड्यूस होगा, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा जो अदर स्पीशीज़ है उसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? 1.15 वोल्ट, 1.26 वोल्ट। यहाँ पे Tl3 पॉजिटिव है ये, और ये है आपका Al3 पॉजिटिव Al। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है इसमें सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब आपकी फोर्थ वाले की जो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। इस क्वेश्चन में देखिए, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड। देखिए सबसे पहले तो आपको इसका ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, और यहाँ पे रूट सी होगा। तो जब आप एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, अब आप देखिए इसके ऑप्शंस। A small decrease in molar conductivity is observed at infinite dilution. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है जब आप उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाएंगे। जब कम करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। तो इसने बोला है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी में बहुत थोड़ा सा डिक्रीज होता है। देखो यहाँ पे जब आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन इधर करेंगे, इधर से क्या हो जाएगा आप देखिए उल्टा क्या हो रहा है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन जैसे यहाँ पे है तो बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप डिक्रीज कर रहे हैं, आपका जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज की बजाय। ठीक है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे यहाँ पे तो ये एक्सट्रीम हाई है, मतलब ऑलमोस्ट जो मोलर कंडक्टिविटी है क्या है वो एक्सट्रीम हाई है। यहाँ पे तो देखिए ग्राफ ऊपर चला गया एकदम से। फिर है स्मॉल इंक्रीज इन, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इनकरेक्ट है। फिर है स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्मॉल इंक्रीज थोड़ा ही है, तो बहुत एकदम से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे करोगे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे करोगे फिर इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, लेकिन एकदम से एक्सेप्शनली हाई इंक्रीज होगा आपका किसमें? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो सेकंड वाला भी आपका जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। फिर थर्ड वाले पे आ जाओ, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज शार्पली विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो, क्या मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही? नहीं, उल्टा ही डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर है मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज शार्पली विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। यस, तो जैसे जैसे पहले यहाँ पे है, जैसे जैसे आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई एकदम शार्पली क्या कर रही है? ये डिक्रीज करी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? करेक्ट है। अब आपको हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी का अगर फॉर्मूला देखें तो मोलर कंडक्टिविटी होती है कापा बाय सी। यहाँ पे जो कापा है वो है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है आपकी जब आप यूनिट क्या कर लेते हो कंडक्टेंस, जब आप यूनिट वॉल्यूम लेते हो। ठीक है, यानी यूनिट वॉल्यूम होगा, यानी जो उसकी हाइट होगी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर, और जो उसका एरिया होगा कितना होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर, इस तरह से, मतलब 1 होना चाहिए, यानी यूनिट होना चाहिए। स्पेसिफिक ये होता है, और ये आपकी होगी कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी अगर आप यूनिट देखें लैम्डा एम की तो क्या होगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है सीमन
सीमन मीटर, और कॉन्सेंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर मीटर क्यूब। सीमन पर मीटर होती है, ठीक है, तो ये आती है सीमन पर मीटर। मोल पर मीटर क्यूब किसकी होती है, कॉन्सेंट्रेशन की। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, आएगा मीटर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा। तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट आई होगी सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। आपने क्या देखा होगा, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा जनरली। इस क्वेश्चन में देखिए, एट टेम्परेचर टी कंपाउंड AB2 डिसोसिएट एज AB2, और फिर AB और हाफ B2 में डिसोसिएट होता है, हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x। आप इसको उसने स्पेशली मेंशन किया है कि जो ये x है स्मॉल है, अगर आप यूनिटी से कंपेयर करेंगे, यूनिटी यानी 1, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ Kp एंड P, ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्रेशन किसका लिखना है, x का। तो देखिए आपकी जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है ऐसी, AB2 और फिर ये AB प्लस हाफ B2। इनिशियली क्या था, जब रिएक्शन हुई नहीं थी तो ये 1 होगा, ठीक है, और ये 0 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, 1 माइनस एक्स, इसमें से कुछ डिसोसिएट हो जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पे x, और ये बन जाएगा x/2, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर कितना होगा, या फिर एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी 1 माइनस एक्स प्लस x/2, ओके। और जो इसमें P मेंशन है यहाँ पे, जो ये P है आपका, ये आपका टोटल प्रेशर है इसमें, ठीक है। तो और इसने बोला है आपको, देखिए टोटल प्रेशर के टर्म्स में आपके ऑप्शन है सारे, तो आपको कैसे करना है, आपको इस प्रेशर के टर्म्स में हम कैसे जाएंगे, जब हम इन सब का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो अगर पार्शियल प्रेशर आप AB2 का निकालें, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, तो इसका होगा नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम ऑफ AB2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB2 एट इक्विलिब्रियम इनटू टोटल प्रेशर, ये इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ AB निकालेंगे, तो इसका भी ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ओके, इनटू टोटल प्रेशर। फिर आप इसी तरह पार्शियल प्रेशर आप ऑफ किसका निकाल लेंगे, B2 का निकाल लेंगे, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स यानी कि x/2 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इनटू प्रेशर। अब देखो, अब उसने मेंशन किया है कि जो x है वो यूनिटी के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इस x को मैं यहाँ पे, जब इसकी वैल्यू बहुत कम है तो 1 माइनस एक्स इजकल टू एक्स में कर सकती हूँ, 1 माइनस एक्स को मैं इक्वेट कर सकती हूँ x के इक्वल, 1 माइनस एक्स में इक्वेट कर सकती हूँ 1 के इक्वल, क्योंकि x की वैल्यू बहुत कम है, अगर बहुत बड़ी वैल्यू से बहुत छोटी से घटाओगे तो उसकी वैल्यू में बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा। फिर इसी तरह 1 बहुत ज़्यादा है, अगर उसमें थोड़ी सी वैल्यू जोड़ दोगे तो कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस x/2 को भी मैं इक्वेट कर सकती हूँ 1 के इक्वल, क्योंकि ये भी वैल्यू बहुत छोटी है और ये भी। तो जब ये भी 1 ये भी 1, तो PAB2 को मैं लिख सकती हूँ ऑलमोस्ट P, ठीक है जी। इसी तरह PAB, x तो है ही ऊपर, डिवाइड बाई 1 प्लस x/2 को मैं 1 मान लूंगी तो x P आ जाएगा। इसी तरह B2 हो जाएगा आपका x/2 P, क्योंकि इसको मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब आपको पता है Kp क्या होगा, Kp होगा, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस, तो दिस यानी x पार्शियल प्रेशर ऑफ AB इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB आपका हो गया कितना, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में देखो, AB हो गया आपका कितना यहाँ पे XP AB का, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2, पार्शियल प्रेशर बी ऑफ B2 कितना मैंने आया था XP/2, लेकिन आपको पता है जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये पावर में चला जाता है, तो 1/2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2। AB2 का पार्शियल प्रेशर तो बहुत सिंपल है, P ही आ गया था, बस इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा XP, ठीक है, इनटू, तो आप क्या करेंगे, इसको P को और KP को एक, देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ करेंगे और बाकी सब वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये मेरा दिक्कत कर रहा है, तो मैं पहले इसका स्क्वायर ही कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा KP स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर P स्क्वायर, ये हो जाएगा XP डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा P स्क्वायर, राइट। अब आप देखिए एक P से एक P कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा KP स्क्वायर
ये इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंडेक्स एक्स क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक पी स्क्वायर से गया, एक इस वाले से ये पी गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ आपका पी और डिवाइड बाई 2। अब इसको क्या कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, 2 के पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसका क्यूब रूट कर लो बस, 1/3 रहेगा 2 के पी स्क्वायर बाय पी। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, तो देखो इसमें जो ऐसा ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में आपका स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में आईयूपी के नेम दिए हुए हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर ये, तीसरा स्ट्रक्चर ये, फोर्थ स्ट्रक्चर ये। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने में ना आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके 4 ऑप्शन अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो हम वही देख लेते हैं, लेकिन इसमें इसके चारों ऑप्शन में ऐसा कोई भी नहीं है जो अलग अलग हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे आपका थर्ड वाला है तो थर्ड वाले में इन आएगा, इसमें क्या है, इसमें भी इन आएगा। ये दोनों आपके जो स्ट्रक्चर हैं CH3 और C3H7 आपको पता है ये सैचुरेटेड है, इनमें कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसमें कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो एक में जहाँ डाई इन है, इसका मतलब C का जो होगा वो फोर्थ होगा, क्योंकि डाई इन सिर्फ एक में ही है। तो आप इस तरह से अपना समय बचा सकते, C का क्या होगा आपका फोर्थ होगा। और ब्रांच स्ट्रक्चर जो D है, इसमें एक ही इन है तो इसका फर्स्ट होगा, D का आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो C का फोर्थ और D का फर्स्ट, दो तो मिल गए। अब आपकी कंफ्यूजन है इन दो ऑप्शन में, ठीक है, ए में और बी में। तो ए और बी का हम किसी एक का आप नोमेनक्लेचर कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मैं शुरुआत से करती हूँ, मैं तो आपको सबके ही नाम बताऊंगी, लेकिन आप एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में इस तरह से अपना थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसमें थोड़ा सा आप इसके बजाय उसमें टाइम दे सकते हैं जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव है या ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखो, इसको हम पहले लिख लेते हैं इस स्ट्रक्चर को। आपने ये स्ट्रक्चर लिख लिया, फिर आपने इसको खोल के लिख लिया, C2H5 को आपने लिख लिया CH2 CH3, और यहाँ पे भी C2H5 को आपने लिख लिया CH2 CH3। उसके बाद आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, आपको पता है यही आपका क्या होता है, रूल होता है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये जा रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक ये जा रही है। तो यही दोनों सबसे लॉन्गेस्ट है, और ये बीच वाली तो आपकी 6 कार्बन की है। तो या तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, एक तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें भी आपको देखना है कि अगर इस तरह से सिमिलर आपकी कार्बन चेन हो तो ऐसे में आपको देखना है कि मिनिमम नंबरिंग कौन सी कार्बन चेन में आ रही है, साइड चेन में। तो इसमें देखिए मिनिमम इसमें क्या जा रही है, 1 2 3 3 पोजीशन पे ये, 4 5 पोजीशन पे ये। और अगर मैं ये वाली सेलेक्ट करूं, ऊपर वाली सेलेक्ट करूं, तो आपका कैसे जाएगा, अगर ये वाली सेलेक्ट करूं मैं, ये वाली कार्बन चेन, ठीक है, तो 1 2 3 इसमें भी 3 पोजीशन पे एथाइल ग्रुप आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5th पोजीशन पे ये आ रहा है। तो सिमिलर है, आप कोई सी भी कार्बन चेन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अब हमने ये पर्पल वाली सेलेक्ट कर ली, अब आप नंबरिंग करो, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 थर्ड पोजीशन पे आएगा मिथाइल, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो आपका थर्ड पोजीशन पे आएगा इथाइल। तो अगर सिमिलर पोजीशन पे यानी सेम पोजीशन पे आपका दो अलग अलग ब्रांच चेन है तो आप किसको मिनिमम प्रायोरिटी दोगे, मिनिमम प्रायोरिटी उसको देंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो ये जो मिथाइल है और एक तरफ है आपका इथाइल, तो ई पहले आता है या एम पहले आता है, तो ई पहले आता है, तो इसीलिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो बस अब देखिए थर्ड पोजीशन पे क्या है, इथाइल, ये हो जाएगा 3 इथाइल, फिर 5th पोजीशन पे है मिथाइल, फिर 5 मिथाइल, और कितने नंबर की चेन है, 7, 7 को हम बोलते हैं क्या, हेप्टीन। तो देखो ये कौन सा आ रहा है इसमें, अब अपने ऑप्शंस में आ जाओ। तो ये आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, किसका, आपका डी का। कौन सा, ए का आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, ये आ रहा है ना, इसी का किया है। तो ए का 2 हो गया। ओके, एक में A3 दिया हुआ है, देखो जो सिमिलर है, एक में A3 दिया, एक में 2, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट जाएगा। तो अगर आप बी का करेंगे ना, बी का, तो बी का 100% जो आपका बचा, बी का 100% आपका थर्ड वन आएगा। तो बी का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक बार। बी का स्ट्रक्चर हो गया आपका, बी का स्ट्रक्चर ये हुआ, CH3, इस कार्बन CH3 अटैच है, यहाँ CH3, और ये दोनों C3H7 जो आपके हैं ये मैंने खोल के यहाँ पे लिख लिए। अब बस आप देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये होगी, ये वाली, बस नंबरिंग कर लीजिए। यहाँ से कहाँ पे पहुंचेगा, 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे। नीचे से अगर मैं नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 फोर्थ ही पोजीशन पे कहीं से भी नंबरिंग कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा
4 डाई मिथाइल और 7 कार्बन का क्या होता है, 7 कार्बन का आपका होता है हेप्टेन। तो इसका ऑप्शन कौन सा बना, इसका ऑप्शन आपका बना, इसमें देखिए इसका ऑप्शन बना आपका ये सेकंड जो मैंने बोला था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप इन सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। पहला है आपका कि वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, इज इट ट्रू? तो ऐसा नहीं है। जो देखिए वेट होता है ना, वेट वो तो होता है m इंटू जी, मास होता है m फॉर मास, और ये आपका होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, जो कि यूनिट आती है आपकी फोर्स की। तो अमाउंट ऑफ मैटर वाला नहीं होता है, अमाउंट ऑफ मैटर तो m है, अमाउंट ऑफ मैटर तो m है, राइट। तो वेट अमाउंट ऑफ मैटर नहीं होता है, वेट होता है एक फोर्स जो आपका लगाता है अर्थ पे, जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं वेट। तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या मास ऐसा नहीं, यही तो मैंने डेफिनेशन बताई है, ये तो वेट की डेफिनेशन है कि वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो सेकंड वाला भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर आप आ जाओ थर्ड वाले में। थर्ड है वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सबस्टेंस, इज इट ट्रू? यस, कोई सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कोई सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो यस इट इज ट्रू। सेकंड है टेम्परेचर्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी ट्रू है। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे केल्विन कितना होता है, 237 केल्विन। इससे मतलब 237 केल्विन, अगर आप देखो, अगर आप -200 डिग्री सेंटीग्रेड भी कर रहे हो, तो जब आप इसको केल्विन में बदलोगे तो ये 73 केल्विन आएगा। मतलब इतना निगेटिव टेम्परेचर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो केल्विन स्केल पे टेम्परेचर निगेटिव में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी भी करेक्ट है। फिर है प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। यस, ई भी आपका सही है। तो सी डी ई किस में है, सी डी ई आपके फोर्थ ऑप्शन में है। तो देखिए प्रिसीजन वाले को मैं डिटेल में थोड़ा बता सकती हूँ। आपका कोई गोल है, यहाँ पे आपको मारना है, लेकिन आपके इधर उधर उधर लगे तो इसकी प्रिसीजन बहुत लो होगा। क्योंकि जब जितनी भी आपकी ये सारी आपकी टेबल में जब आप बनाएंगे, जितनी भी आपकी डिजिट्स हैं, जितनी भी आपकी डिजिट्स है मेजरमेंट की, वो सब अलग अलग है। लेकिन अगर एक के ही आसपास आए, भले ही वो रियल वैल्यू से कितना ही दूर हो, लेकिन एक वैल्यू के ही आसपास सारी चीजें हैं, तो इसमें प्रिसीजन क्या होगा, हाई होगा। और अगर आपकी क्लोजनेस और एक्यूरेसी के साथ, मतलब यहाँ एक्यूरेटिव भी है, और आपकी क्या हो रहा है कि यहीं पे सारी चीजें लग रही हैं, यहीं पे आपकी सारी क्या है मेजरमेंट्स है, तो इसमें प्रिसीजन भी हाई है और एक्यूरेसी भी हाई है। इस वाले केस में प्रिसीजन तो हाई है लेकिन एक्यूरेसी बहुत लो है, क्योंकि बहुत दूर है जो आपका क्या है, गोल है। फिर इसमें देखिए, इसमें प्रिसीजन भी लो है और एक्यूरेसी भी लो है, ना तो इसमें प्रिसीजन ही है, आपके मेजरमेंट्स भी अलग अलग हैं और एक्यूरेसी से भी दूर है। तो प्रिसीजन उसने बिल्कुल सही बोला है। प्रिसीजन क्या होता है, देखिए अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स, जो अलग अलग मेजरमेंट है उनमें जितनी क्लोजनेस होगी एक क्वांटिटी के लिए, उसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस बेस्ड ऑन डेल नॉट वैल्यू इज। तो ये आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और आपको बताना है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको इनमें क्या करना है, तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर आप निकालेंगे, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल किसकी होगी, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होगी इनवर्स ऑफ सी एफ एस ई। जितनी कम, जितनी नेगेटिव में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, उतना ही आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इनकी क्या करें, इसमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो फटाफट निकाल लेते, देखो इसको एक्स मानेंगे, एक्स यहाँ पे एक्स, ये -6 इजकल टू -3। तो ये कितना होगा, यहाँ पे एम एन यानी मैग्नीज की आ जाएगी +3, इसी तरह कोबाल्ट की आपकी आ जाएगी +2, आयरन की भी आपकी आ जाएगी +2, और यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +3। ऐसे निकाल लेंगे। फिर आप देखिए, फिर आपको पता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ऐसे, ये आपके सारे आपके 4D सीरीज के हैं। तो ये हो गया, ये आपकी सीक्वेंस होती,
इसको कैसे याद करना है, SC तिवारी वो कार में फिर से नहीं क्यों, और फिर है जाता, जाता के लिए ZN यानी जिंक। इसका होता है 21, 22 और यहाँ पे 30 तक होता है ये ऐसे, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ओके, और इनके आउटर मोस्ट कैसा होता है, वो भी ऐसे D1, 4s2, यहाँ पे D2, 4s2 सब में कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे D3, लेकिन इसमें क्या है D5s1, इसमें है D5s2, ये आपका गया D6s2, फिर D7, D8s2, D9, तो यहाँ पे D10 होता है और S1 होता है, और ये D10 और S2 होता है। ये जहाँ जहाँ D है ना, इसका मतलब है 3D और S का मतलब है आपका 4s। जहाँ मैंने S मेंशन नहीं किया है वो अंडरस्टूड है कि वो वहाँ पे 4s2 है, ठीक है। अब मेरे कौन से हैं, मेरा है मैंगनीज। मैंगनीज की मेरी ऑक्सीडेशन नंबर आई आपकी +3, यानी कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गए, एक इसमें, ये हो जाएगा आपका D4, तो यहाँ पे D4 होगा। इसी तरह कोबाल्ट, कोबाल्ट का मेरा है +2, तो यहाँ पे D7, इसके S2, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसमें कितना बचेगा, कोबाल्ट +2 बनेगा आपका 7, D7। फिर आपका है आयरन, आयरन में एक में तो +2 है, जब +2 होगा तो D6 होगा, और जब +3 होगा तो D5 होगा, ठीक है। +2 होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे और +3 होगा तो 2 और 1 इसमें से चल जाएगा तो बचेगा D5। तो अब मैं इसको लिख लेती हूँ, कोबाल्ट का मेरा +2 है, कोबाल्ट का मेरा था D7, आयरन का मेरा +2 है, +2 के लिए D6 और +3 के लिए आपका बन जाएगा D5। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो साइनाइड आयन है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये पेयरिंग पहले ही करा देगा। अब आपको इनकी क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। कैसे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, पहले आप मैंगनीज का निकालिए, ठीक है। मैंगनीज का आपका D4 है, कैसे स्प्लिट होता है, और सिंस 6 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे स्प्लिट होता है, देखिए 2 Eg आपके ऊपर जाएंगे, Eg ऑर्बिटल, और 3 आपके जाएंगे T2G नीचे इस तरह से होगा। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, तो ऐसे करेंगे 1, 2, 3 और 4, क्योंकि साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऊपर नहीं जाएगा, 4th इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर करेगा। फिर आपका है D7, D7 को भी ऐसे कर लो, D7 के लिए भी ऐसे ही कर लेते हैं, D7 फिल कर लीजिए, सबको आप ऐसे फिल कर लो फटाफट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें आप कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कर लो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आपको निकालने हैं इसकी, इन सब की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। तो ये आपको पता है, ये बेरी सेंटर होता है, और यहाँ पे आपका नीचे जो होता है ये होता है 0.4, और ऊपर जो है ये होता है 0.6। ऐसे ही कर लेंगे सब में, ठीक है। एक में करके दिखा देती हूँ, सब में यही है। तो नीचे की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, और नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव में होती है और ऊपर वाली पॉजिटिव में होती है। तो नीचे की तरफ आपके हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, तो 4 माइनस 4 इंटू 0.4 इंटू डेल नॉट, और ये 0.6 के साथ जो आपका होता है ना, ये आपका होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ये हो गया 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 16, ये हो जाएगा -1.6 डेल नॉट, ठीक है। फिर इसमें देखिए, इसमें 6 है, तो 6 की मल्टीप्लाई आप 0.4 से करो तो ये हो जाएगा 6 4 24, 2.4 माइनस के 2.4 डेल नॉट, ओके। ये मैंने निकाला आपका D6 का। अब D7 में निकाल लो, इसमें देखो दोनों है, तो इसमें 6 के साथ तो आपका ये आ जाएगा -0.4 इंटू 6, और प्लस आपका इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस 0.6 इंटू 1, और ये हो जाएगा 6 4 24, तो -2.4 प्लस 0.6, ये आपका बचेगा -1.8 डेल नॉट, क्योंकि ये सारी वैल्यू इसमें है आपकी डेल नॉट में। फिर आप D5 के लिए निकाल लीजिए, D5 के लिए तो 5 है इसमें, तो 5 इंटू -0.4 डेल नॉट, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2.0 डेल नॉट। तो जिसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वो सबसे स्टेबल होगा, तो D6 वाला सबसे स्टेबल है। तो D6 वाला कौन सा है आपका, D6 वाला थर्ड है। तो थर्ड की स्टेबिलिटी देखो सबसे ज़्यादा किसमें, एक ही ऑप्शन में है थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट है। बाकी आप मैच कर लो, थर्ड के बाद फोर्थ होना चाहिए, फोर्थ यानी D5 वाला, राइट। -2.4 के बाद -2.2 है, -2.0, राइट। फिर आपका सेकंड होना चाहिए, सेकंड है मेरा, सेकंड वाला मेरा है D7, D7 का मेरा कितना है -1.8, और उसके बाद फर्स्ट इसका आया -1.6, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट जाएगा।
इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और लिस्ट 2 में इनका हाइब्रिडाइजेशन मेंशन है और इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर मेंशन है। तो आपको देखना है कि कौन सा मैच करता है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप इसमें देखिए कि ऑप्शन क्या है। तो sp3 है, दो तो sp3 है, तो इनमें से डी और ए, देखिए इसकी यही आपके sp3 होंगे, क्योंकि ये तो ऑक्टाहेड्रल है। 6 वाले कैसे होते हैं? 6 वाले या तो sp3d2 होते हैं या d2 sp3 होते हैं। तो इन दो में से ही हो सकता है। आप देखो डी का क्या जा रहा है, इसमें डी का 4 जा रहा है, डी का 4 जा रहा है, डी का 4, या फिर अब देखो डी का जो है या फिर 3 जा रहा है या फिर 3 जा रहा है, 4 3 4 3, इन्होंने भी उसी हिसाब से अपना दिमाग लगा के ऑप्शन बना दिए। तो या तो डी का 4 होगा या डी का 3 होगा। इसी तरह ए का या तो 3 होगा या 4 होगा। तो इन्होंने ये भी ऐसे कर दिया, मिक्स कर दिए। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब हमें कोई मिले ना, तो आप इनमें से किसी एक का निकालिए पहले। ठीक है, तो MnB4 Br4 2 माइनस, इसका निकालते हैं। आपको पता है जो ब्रोमीन है ये वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, ये आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो ए वाला देखते हैं कि ए का कैसे होता है। इसमें सबसे पहले आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो इसको मैं x मानूंगी, तो x और इसकी -1 होती है, x -4 इजकल टू -2, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी +2। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब तो +2, तो अब आपको पता है इसकी जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 3d5 एंड 4s2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, 3d5 बचेगा। तो d5 है एक तरीके से 3d5। तो ये कैसे फिल होगा? ठीक है, तो Mn2 पॉजिटिव आप ऐसे लिखो। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेती हूँ शॉर्ट में आर्गन और यहाँ पे 3d5। ओके, आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। तो अब जब इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड है, लिगेंड की प्रेजेंस में कैसे होगा, ये ऐसे होगा आर्गन, ये आपके 5 ऐसे क्या है ऑर्बिटल है, और यहाँ पे 4s है और यहाँ पे 4p है, और 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल हो जाएंगे। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन, सिंस जो ब्रोमीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो इनको तो पेयर अप नहीं करवा पाएगा, बट ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देगा, इनमें देगा, 4s में और 4p में। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, एक s है और 3 p है, तो ये बनेगा sp3। और सिंस इसमें आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये होगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक प्लस आपका sp3। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में फिर से। तो आपका जो फर्स्ट है ये पैरामैग्नेटिक है एंड sp3, यानी ए का आपका 4th है। तो यानी कि 3rd और 4th में से आपका कुछ सही है। 3rd और 4th ऑप्शन मैंने फिक्स कर लिए। अब आप ये देखो ए का 4 तो है, तो आपको डी का निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ए का 4 है तो डी का श्योर ही 3rd है। तो डी का 3rd है, क्योंकि यही टेट्राहेड्रल इनकी ज्योमेट्री है। देखो 4 इसमें है लिगेंड और 4 इसमें है। जब 4 होते हैं तो या तो DsP2 होता है, ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर होता है, या आपका टेट्राहेड्रल होता है, या तो sp3 होता है DsP2। वो DsP2 वाला झंझट भी खत्म, sp3 है ना। तो एक मेरा अच्छे से मैच कर गया कि मेरा ए का 4 है तो डी का मेरा 3rd होगा। फिर अब आप देखो बी और सी में से कोई एक निकाल लो, वो भी हमारा फिक्स हो जाएगा। अब मैं निकाले तो बी का Fe F6, जो आपका फ्लोरीन है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है। जो आपका बी में फ्लोरीन है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आपके पेयर अप नहीं करा पाएगा। तो इसका क्या होगा, इसका sp3d2 होगा, क्योंकि ये अगले वाले जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन देगा ना, जो मैंने ये बनाया इसमें आगे होगा। आगे आपके कितने हैं, 4d ऑर्बिटल्स हैं, है ना, यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन ऐसे करके। तो sp3d2 बनेगा, क्योंकि इसका में जो लिगेंड है ये फ्लोरीन ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो sp3d2 ही बनाएगा। तो इसका मतलब मेरा बी का 2 होगा श्योरली। अगर बी का 2 है तो सी का आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सिलेट आयन है वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी कि पेयरिंग करा लेगा। तो इसका मतलब जो सी का है होगा वो फर्स्ट होगा, यानी सी का आपका 1 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तो हमने बेसिकली सिर्फ इन दोनों में से एक का हमने निकाला, ठीक है, उससे हमें पता चल गया। फिर इन दोनों में से हमने थोड़ा सा अपना आइडिया लगाया और उससे हमें पता चल गया, और हमारा ऑप्शन बिल्कुल हमें करेक्ट मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 4, इस तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपको डिटेल में सॉल्यूशन के नंबर थोड़े ही मिलेंगे आपको। तो अगर ऑप्शन करेक्ट तो फुल मार्क्स, ऑप्शन इनकरेक्ट तो 0 मार्क्स या फिर निगेटिव मार्क। ठीक है,
तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। इस क्वेश्चन में देखिए, इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको प्रोडक्ट पी बताना है। तो देखिए, जब जो आपको जो रिएजेंट दिए हैं, जब आप इस रिएजेंट को एल्कोहल में मिक्स करते हैं तो आपको आयन मिलता है C2H5O-। इस ये होता है नेकेड आयन। और नेकेड जो आयन है, सिंस इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और नेकेड न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये आपका देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देगा आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी किसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है? ये तो ब्रोमीन में से किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, या फिर जो आपका इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपको सॉल्ट ब्रिज की फॉर्म में आपको क्या दे दिया, आपको सेल का नोटेशन दे दिया। आपको बताना है कि इनमें से नॉट्स इक्वेशन कौन सी करेक्ट है। तो आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे क्या हम शो करते हैं, ऑक्सीडेशन। और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हम क्या शो करते हैं, रिडक्शन। यानी कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये शो भी हुआ है इसमें। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इसका तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। और जो आपका Ag है, इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या रिड्यूस हो रहा है आपका, किस में, आपका रिड्यूस हो रहा है ये सिल्वर में। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो ई सेल कैसे होगा, ई सेल होगा ई नोट सेल। नॉट्स इक्वेशन आपको पता ही है, ये होता है RT/NF। एन यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ही यहाँ पे। फिर आ जाएगा लोन। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड में देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव। और आपको पता है जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या एक्वस में होते हैं, जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम क्या मान लेते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लेते हैं। तो इनटू Ag की पावर 2। तो यहाँ पे तो जो आपका Ag है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, डिवाइडेड बाय ये होगी मैंगनीज, इसकी वैल्यू 1। और यहाँ पे Ag2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ई नोट सेल माइनस RT/N की वैल्यू 2 है इंटू F। ये लोन यहाँ पे हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव। सिंस इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मानी है तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 और फिर Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। अब आप ये देखो, क्या इसमें ऐसा कहीं ऑप्शन है, -RT/2F तो है, लेकिन ऊपर इसमें Ag पॉजिटिव दे दिया। ठीक है, ऊपर से स्क्वायर नहीं दे रखा है। फिर आपका देखो -RT/2F, इसमें मैग्नीज, इसमें Ag का स्क्वायर नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं जा रहा है। इसमें देखिए -RT/2F और ऊपर इसने क्या दे दिया, Ag, जबकि ऊपर है Mg, तो ये भी नहीं जा रहा है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में देखिए, इसमें प्लस है RT/2F और Ag का स्क्वायर भी है डिवाइड बाय Mg2 पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ई नोट सेल जब हम ये जो है इसको चेंज करते हैं तो ये वाला साइन क्या हो जाता है, माइनस से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव, ये वाला साइन चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा RT/2F माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लोन Ag पॉजिटिव का स्क्वायर अपॉन Mg2 पॉजिटिव। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट होगा।